नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का जमावड़ा, जाति आरक्षण के खिलाफ युवाओं का विरोध, आज भीड़ बढ़ने की आशंका, पुलिस प्रशासन अलर्ट। दिल्ली चीनी की महंगाई पर सरकार की सफाई, एथेनॉल वजह नहीं, कम प्रोडक्शन जिम्मेदार, विपक्ष ने उठाए थे गन्ने की खपत पर सवाल। बांग्लादेशी पीएम के भारत दौरे पर कंफ्यूजन, राष्ट्रपति भवन ने 1 घंटे में वापस लिया मैसेज, चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी को रद्द करने की थी घोषणा। हमीरपुर मिलावट का ऐसा डर, अपनी ही मिठाई खाने से दुकानदार का इनकार, एसडीएम ने उठवाकर फिकवाई मिठाई। कोलकाता हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश, जनगणना कार्य से इनकार नहीं कर सकते शिक्षक, स्कूल ड्यूटी पर ही माने जाएंगे। 12 घंटे के भीतर 27 राज्यों में मूसलाधार बारिश, 90 की स्पीड से चलेगी हवा, आईएमडी का अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और शुरू करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से। दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। जंतर मंतर पर शनिवार सुबह फिर से प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण और सरकारी सहायता का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग को रोकने और कानून में बदलाव की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने के साथ SC/ST और OBC से जुड़ी नीतियों की समीक्षा की मांग की। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय सचिव सुधीर चौहान ने स्थगित किए जा चुके UGC एक्टिविटी नियमों को वापस लेने की मांग की। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव युवा दीपराज रावल ने कहा कि गरीब व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, उसे शिक्षा, कोचिंग और अन्य जरूरतों के लिए सहायता मिलनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाए। आयोजकों ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस, RAF और ITBP के जवानों की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग की थी। तो दिल्ली जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवाओं का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, हाथों में भगवा झंडे, भारत का तिरंगा। हम लोगों को प्रशासन के द्वारा अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच विभिन्न रामसामयिक विषयों और आपसी हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आत्मीय चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अब अगली खबर का रुख करते हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने पर CJP के चलो संसद मार्च के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। करीब 8 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब के आरोपों के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसके बाद राहुल गांधी धरने से उठे। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन मामले में FIR दर्ज की है। मामला BNS की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज किया गया है। धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है, जबकि धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने
वाले कृत्य से संबंधित है। राहुल गांधी ने कहा कि यह न्याय का पहला कदम है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे, उसके बाद पुलिस ने 8 घंटे बाद मामले में एफआईआर दर्ज की। तो धरने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से है। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को एकजुट करने के उद्देश्य से कानपुर में 10 और 11 सितंबर 2026 को प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कानपुर बार एसोसिएशन और दी लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बार एसोसिएशन लॉन में होने वाले सम्मेलन में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, अधिकारों और विभिन्न समस्याओं पर मंथन होगा। सम्मेलन में वकीलों पर हो रहे हमलों को देखते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल संबंधी निर्देशों और 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में अधिवक्ताओं के मुकदमों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने के निर्णय पर भी चर्चा होगी। एडवोकेट एक्ट 1961 में हालिया संशोधनों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुनर्विचार की मांग की जाएगी। सम्मेलन में प्रदेश भर से अधिवक्ताओं के शामिल होने की संभावना है। जिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों के विधिज्ञ परिषद को इस बात के लिए आदेशित किया गया है कि वह पूरे भारत के सभी जिला बार संघों से इस बात की अंडरटेकिंग ले कि न तो किसी मुद्दे पर हड़ताल करेंगे, न ही न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रयागराज उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस विनोद दिवाकर जी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है मोहम्मद कफील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जिस भी अधिवक्ता के विरुद्ध 7 साल से अधिक की सजा के मुकदमे दर्ज होंगे वो उनको उसी दिन से बार काउंसिल जो है न्यायिक कार्य से अलग कर दे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अंबाला से है। पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और श्री गंगानगर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि जरूरी काम से पंजाब जाना है लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा। महिलाओं समेत कई यात्री बस स्टैंड पर परेशान दिखाई दिए। अंबाला छावनी बस स्टैंड इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया कि पंजाब बंद के चलते पंजाब की ओर 1-2 बसें ही भेजी गई हैं। पटियाला के करीब 130 टाइम और अमृतसर व कटरा के करीब 110 टाइम संचालित होते हैं, लेकिन फिलहाल बेहद कम बसें चल रही हैं। यात्रियों को अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी जा रही। पंजाब से आने वाली बसें भी बंद को देखते हुए रात में ही अंबाला पहुंच गई थीं। अड्डा इंचार्ज इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। ये हमारे मनमोहन जी हैं, हेड साहब हैं बस स्टैंड के। हमारी यहाँ ज्वाइंट ड्यूटी होती है और हम अपनी ड्यूटी पर इस समय मौजूद हैं। पंजाब की बसों के बारे में आज पंजाब राज्य की ओर से बंद का आह्वान किया हुआ है। बंद का आह्वान किस कारण किया गया है वो तो उधर की जनता को ही भी मालूम है, और किसी के कारण जो बंद है वो किसी की रिहाई बारे है। इसकी स्थिति तो मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, कोई भी गाड़ी मलेरकोटला का नहीं आ रहा है। 100% अगर आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे सफ़र करोगे? परेशानी तो हो ही रही है। ये पहले से हम लोगों को पता भी नहीं था। मुझे तो फील हो रहा है कि ऐसे ही हड़ताल वगैरह कुछ है या किसी पार्टी का बंद हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अंबाला से है, जहां त्योहारों से पहले चीनी के दामों में अचानक बड़ा उछाल आया है। कुछ दिन पहले तक 40-45 रुपए किलो बिकने वाली चीनी अब 60 रुपए किलो से महंगी पहुंच गई है। चीनी के साथ खाद्य तेल समेत अन्य सामानों के दाम भी बढ़े हैं। बढ़ती कीमतों से किराना दुकानदारों के साथ मिठाई कारोबारी और आम लोग भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 10-12 दिनों में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर कीमतों पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो चीनी 80 रुपए किलो के पार जा सकती है। वहीं मिठाई कारोबारी अनादि गुप्ता का कहना है कि त्योहारों में चीनी की खपत बढ़ने के बावजूद बढ़ती लागत के कारण कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। आम लोगों और गृहिणियों ने भी सरकार से बढ़े हुए दामों पर जल्द नियंत्रण की मांग की है ताकि
त्योहारों के दौरान महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े। एक दुकानदार आदमी हूँ। पिछले 1 महीने के अंदर चीनी में 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी कोई ये नहीं है कि चीनी कमज़ोर है, चीनी कम है या चीनी वो है। जो हमारे स्टोरिये भाई हैं उन्होंने बेतहाशा स्टॉक करके चीनी को इतने हाई लेवल पर पहुँचाया है। सरकार ने अभी पीछे कल ही की बात है कि स्टोरियों पे कहा है कि तुम 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टॉक नहीं ले सकते, और उन्होंने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई है। और जैसा कि आपको पता है कि चीनी का जो है रेट कुछ दिनों के अंदर जो है रॉकेट की रफ्तार से जो है ऊपर चला गया। आम जनता को जो है इसका जो है मेन जो है हर्जाना और भुगतान भुगतना पड़ रहा है। आजकल जो 15-20 दिन में चीनी के दाम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जी, काम को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लगभग 30 से 35% दाम बढ़ गए हैं जी। रिटेल प्राइस बाज़ार में बढ़ नहीं रहे, काम पे टिके रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है जी। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। काम त्योहार हैं जी, मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है जी। चीनी के रेट जो कम थे बहुत बढ़ गए हैं। तो आगे त्योहारों का टाइम आ रहा है, दुनिया बेचैन हो रही है इस चीज़ को कि मिठाई कैसे महंगी होगी, बाजार हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। चीनी का रेट बहुत बढ़ गया है। महिला घरेलू महिला के लिए बहुत मुश्किल है, घर का बजट बिगड़ जाता है। तो इस करके चीनी के रेट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, गवर्नमेंट को सूचित किया जाता है कि रेट ठीक करे और घर के बजट जो है बहुत अनबैलेंस। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सरगुजा से है, जहां बनारस के 80 घाट से करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय कर कांवड़ यात्रा अंबिकापुर पहुंची। 9 दिनों की यात्रा के बाद पहुंचे कांवड़ यात्रियों का आरती उतारकर स्वागत किया गया। विधायक रामकुमार टोप्पो क्षेत्रीय के लोगों के साथ पिछले 5 वर्षों से इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विधायक ने बताया कि वर्ष 2018 में उन्हें एक सपना आया था, जिसके बाद उन्होंने यह यात्रा शुरू की। इस वर्ष यात्रा में करीब 150 कांवड़ यात्री शामिल हैं। अंबिकापुर से 2 दिन बाद यात्रा मैनपाट पहुंचेगी, जहां चोरकी पानी स्थित स्वयंभू शिव मंदिर में गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा की कुल दूरी 419 किलोमीटर है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्रीय बासिंदों की खुशहाली और समृद्धि की कामना से यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा बहुत ही सुगम रहा और 13 तारीख को हम लोगों ने जल उठाया था कांवड़ में, और आज 9वें दिन है। 350 किलोमीटर आज यहाँ पूर्ण हो रहा है, और टोटल हम लोग महादेव चोरकी पानी तक 419 किलोमीटर की यात्रा 12 दिवस में हम लोग पूर्ण करेंगे। हर साल इस यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि लोग इतने लंबे यात्रा में भी श्रद्धा के साथ स्वयं अपनी इच्छा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और निरंतर हम लोग काशी विश्वनाथ से माँ गंगा को ये 5वें साल होगा जो जल उठाकर यहाँ सरगुजा और मैनपाट में विराजित महादेव चोरकी पानी को जलाभिषेक करते आ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अमेठी से, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित हमले का मुकदमा दर्ज न होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। कार्यकर्ताओं ने छात्रों के सम्मान और न्याय की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है मामला? जंतर मंतर पर जो पैलेट गन चलाई गई थी, जिससे कई लोग बच्चे घायल हुए थे, उसी के खिलाफ आज राहुल गांधी जी थाने गए हैं। उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जिन्होंने पैलेट गन का परमिशन दिया था, चलाई थी, तो वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हम सबकी मांग है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो। जो वहाँ राहुल जी बैठे हुए हैं धरने पर, और यहाँ भी सारी जिले की कई सब लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे। हमारी यही मांग है कि जिन्होंने बैलेट गन चलाई है उन पर एफआईआर दर्ज। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव जानीपुर कला में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। गांव में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव और विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप
लगाते हुए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण रास्तों पर जल भराव और गंदगी फैली हुई है। स्थिति इतनी बदतर है कि ग्रामीण और छोटे छोटे मासूम बच्चे गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। और यहाँ से 4 साल से पानी भर रहा है और हमारे घर सड़क पे पानी, कोई नाले की सुविधा नहीं है यहाँ पर। और बच्चे स्कूल को जाते हैं, गोदी में लेकर जाते हैं बच्चों को। सबके बच्चों लाइन से जाते हैं और सन के आते हैं, वहाँ से कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे प्रधान से बोला है, प्रधान बोलते हैं अपने घर का समाधान करो। और ये 4 साल से पानी भरा हुआ है हमारा, और यहाँ पर मच्छर भी हैं, सांप भी निकल आते हैं। 4 साल से हमें बहुत परेशानी है, शहरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बीमारी भी फैल रही है, और हमारा इस पानी का समाधान करिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोकमन मोहाल के भूसा टोली क्षेत्र में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद आदर्श गुप्ता मौके पर पहुंचे और नगर निगम अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने भी तत्परता दिखाते हुए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। लोगों के मुताबिक लगातार बारिश के कारण मकान पहले से ही जर्जर हालत में था। समय रहते आसपास के लोगों के हट जाने से बड़ा हादसा टल गया। नमस्कार, मैं आदर्श गुप्ता पार्षद वार्ड 90 दानाखोरी से। मेरे क्षेत्र के अंदर 68/109 लोकमन मोहाल, यह है मनीष राशन वाली गली जो फेमस रहती है, राशन की दुकान है। यहाँ पे मनीष भैया का फोन आया 4:30 बजे मेरे पास कि घर के सामने एक मकान गिर गया है। तो यहाँ पे मौके पे आके इसका निरीक्षण किया, देखा तो ये मकान में कोई रहता नहीं है, काफी सालों से बंद है। इसमें 3-4 नीचे गोदामें हैं क्षेत्रीय लोगों की, और ये छज्जा और इसका पेड़ आप जो देख सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, ये गिर गया है। भगवान के ऊपर है कि मौके पे यहाँ पे कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी थी, कोई जनहानि नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर में इंटेक के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान सद्भावना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंटेक के महिला प्रदेश अध्यक्ष संत उइके, जो कि कांकेर जिले से आते हैं, उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। अधिवेशन में संगठन को मजबूत बनाने, श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देने और संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने को लेकर नई रणनीति तैयार की गई। पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अधिवेशन में श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देने तथा उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने पर जोर दिया गया। साथ ही संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और अधिक से अधिक श्रमिकों के संगठन से जोड़ने के लिए नई रणनीति तैयार की गई। पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कांकेर से है, जहां पंखाजूर में नाबालिग स्कूली छात्रा को परीक्षा में फेल करने का डर दिखाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने का मानसिक दबाव बनाने के आरोप में बांदे पुलिस ने एक गेस्ट शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी हायर सेकेंडरी स्कूल मरोड़ा में गणित का टीचर है। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को आरोपी ने स्कूल में अतिरिक्त क्लास लेने के दौरान छात्रा का मोबाइल नंबर ले लिया। आरोप है कि इसी के बाद छात्रा को अश्लील संदेश और फोटो भेजने का दबाव बनाया। आरोपी कथित तौर पर छात्रा को परीक्षा में फेल करने का डर भी दिखा रहा था। पीड़िता की मां की शिकायत पर बांदे पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में भेज दिया है। 20/8/2026 को प्रार्थिया ने थाना बांधे आकर शिकायत की कि उनकी बेटी जहां पढ़ती है वहां के शिक्षक द्वारा उसे परीक्षा में फेल कर देने और साथ से परीक्षा में फेल करने की धमकी देते हुए अश्लील फोटो और वीडियो मैसेजेस भेज रहा है। साथ ही अश्लील फोटो और वीडियो मैसेजेस उसको भेजने के लिए मानसिक तौर पर दबाव कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाने बांधे पुलिस द्वारा टीम गठित करते हुए तुरंत इस पर गंभीरता से टीम रवाना किया गया और आशीष मंडल, जो कि 40 नंबर पखांजूर का निवासी है, को गिरफ्तार किया गया और उसे विधिवत न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बलिया से है, जहां मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ बलिया को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अध्यक्ष का कहना है कि डॉक्टर रावत अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और अनुशासन कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता उनके इन प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के यहाँ वो मनियर की पीएससी की समस्या थी, मनियर पीएससी की समस्या थी। वहाँ डॉक्टर शैलेंद्र राव डॉक्टर हैं और वहाँ उनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं उनके बीच में कुछ आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है। सामंजस्य नहीं बनने के कारण कुछ वहाँ बवाल चल रहा है। तो कुछ लोग वहाँ महिलाएं आई थी सीएमओ के यहाँ कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में सड़क के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ा अभियान चलाया। तिलपता चौक, रोजा चौक, सेक्टर 16 भी, जगत फार्म और चौहड़पुर में कार्रवाई करते हुए 12 अवैध टेम्परेरी स्ट्रक्चर ध्वस्त किए गए। करीब 1 दर्जन रेहड़ी पटरी के साथ 3 काउंटर, तख्त और टेबल भी जब्त कर प्राधिकरण के स्टोर में जमा कराए गए हैं। शाहबेरी रोड और एटीएस सोसाइटी के आसपास भी अतिक्रमण हटाया गया। यातायात बाधित होने की शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई को लेकर ओएसडी मुकेश कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि सड़क किनारे अवैध दुकानें और रेहड़ी पटरी लगाने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर मेठी से, जहां राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर भृगुनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों सहित भावी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह वैमानिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों में भारत का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कुलपति ने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू हुए विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है। यहाँ प्रवेश जी मेंस के माध्यम से होता है और वर्तमान में 30 से 40% छात्र दक्षिण भारत से आ रहे हैं। विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में एविएशन सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी। विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में काम कर रहा है। एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है एविएशन एंड एरोस्पेस एंड एलाइड डिसिप्लिन्स में अपने जो है मैंडेट हमको मिला हुआ है काम करने का। तो यूनिवर्सिटी इसी दिशा में जो है आगे बढ़ रही है और विगत 2 वर्षों में हमने 8 स्ट्रैटेजिक पिलर्स पर काम किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अमरोहा से है। नौगावा सादा थाना क्षेत्र के नाजरपुर कला गांव में डेयरी कर्मी प्रदीप कुमार की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के सहकर्मी और बिहार के सीतामढ़ी निवासी निकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप द्वारा आरोपी को बिहारी कहकर डांटने, गाली गलौज और मारपीट से वह क्षुब्ध था। 17 और 18 अगस्त की रात निकेश ने सोते समय डेयरी में रखी भूसा निकालने वाली पंजी जाली से प्रदीप के सिर पर वार कर हत्या कर दी। दिनांक 19/8/2026 को थाना नौगावा सादा क्षेत्र के नाजरपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक डेयरी में भूसे का जो घर है उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप है उसका शव पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस, थाना पुलिस, एसओजी, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंची। मौके से जितने भी साक्ष्य थे उनका संकलन किया गया। शव का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा करवाया गया। इसके लिए तमाम टीमों का गठन करने के बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो उसमें ज्ञात हुआ कि डेयरी में ही काम करने वाला दूसरा व्यक्ति जिसका नाम निकेश है, जो बिहार का रहने वाला है, उसने भूसा खींचने की जाली से सोते हुए मृतक पर प्रहार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुंदेलखंड के महोबा में पानी की समस्या से निपटने के लिए
कबरई बांध की भंडारण क्षमता 2 मीटर बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। बांध को 157 मीटर से बढ़ाकर 159 मीटर तक भरने के निर्देश के बाद प्रशासन और सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर हैं। बड़े जलस्तर से डूब क्षेत्र में आने वाले गोगोरा और झिरसहेबा गांव के निचले इलाकों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सिंचाई विभाग ने गांव में पिटवाई मुनादी कराकर ग्रामीणों सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक बांध निर्माण के दौरान प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया था और कई परिवार गांव छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। हालांकि कुछ परिवार मुआवजा राशि को कम बताते हुए आज के समय के हिसाब से नए सिरे से मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं। कबरई बंधा में 4 गांव विस्थापन की निर्माण है, झिरसहेबा, गोगोरा, अलीपुरा, गंज। अभी वर्तमान में 3 गांव का विस्थापन किया जा रहा है। जैसे गोगोरा में 96% हम विस्थापन कर दिए हैं और झिरसहेबा में 25 फैमिली ऐसे हैं जो कि विस्थापन का पैसा नहीं ले रहे हैं और प्रति वर्ष हम लोग 157 के लेवल तक पानी भरते थे, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 157-30 उसके बाद से इस बार हमारे चीफ साहब द्वारा बताया गया 159 तक पानी भरा जाएगा। हमारे समस्या में ये है कि कबरई बांध का पानी भर रहा है, सरकार भर रही है, पानी भर रही है और यहाँ पर मकान भर में पानी भर चुका है, मकान गिर रहे हैं और सरकार मुआवजा दे नहीं रही है। मुआवजा दिया जाए और समय दिया जाए। हमारे मतलब जो मकान है समय लगेगा, उनको बनाने में लगेगा। 18 साल के बच्चों को दिया रहा, 19 तक का दिया जाए। 2019 में ले रहे हैं उनको 25 तक का दिया जाए। और दूसरी बात, हमारे गांव के पेड़ों का नहीं दिया गया है, बांध जो खेतों में बंधियां थी उनका नहीं दिया गया है, नलों का नहीं दिया गया है और सबसे जरूरी हमारे गांव की आस्था है, मंदिर नहीं दिए गए हैं। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का